चेतन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके क्रोध की सीमा साफ साफ दर्शा रही थी कि जब किसी इंसान के बच्चों पर बात आती है तो उससे भयानक कोई और नहीं हो सकता। चेतन के इस भयानक रूप को देखकर अजयराज घबराते हुए बोला, चेतन, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दुश्मन मैं अकेला नहीं हूं। ये सुनकर चेतन बोला, तुम्हारे साथ साथ मैं अपने हर दुश्मन का आज अंत कर डालूंगा। कहते हुए उसने जैसे ही अजयराज पर वार करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तब पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, रुको चेतन, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन तीनों की जान चली जाएगी। ये सुनकर जैसे चेतन पीछे मुड़ा तो वह हैरान रह गया। मोनिका सही सलामत खड़ी हुई थी और वीर सिंह, गौतम और शालिनी तीनों उसके सामने खड़े हुए थे। चेतन उसे देखकर चौंकते हुए बोला, इम्पॉसिबल, तुम बच कैसे गई? इसका मतलब तुम साधारण इंसान नहीं हो। तब मोनिका हंसते हुए बोली, मैं कौन हूं जब तुम जानोगे तो तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी, लेकिन मेरे बारे में जानने से पहले जरा अपने लोगों को तो बचा लो। ये सुनते ही जैसे ही चेतन ने तेजी से उसके पास आकर उस पर प्रहार किया तो चेतन के वार से बचते हुए मोनिका बोली, तुम चाहे मुझे हरा भी दो तो भी हार तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी बेटी की जान तो फिर भी जाएगी ही। कहते हुए मोनिका ने चेतन को बातों में लगा दिया। तभी अजयराज ने पीछे से आकर चेतन के सिर पर भारी वस्तु से वार कर दिया, जिसके कारण चेतन कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। वो अपने हाथों से बहते हुए खून को रोकते हुए बोला, डरपोक कहीं के, पीठ पीछे से वार किया, सामने से हमला करने की हिम्मत नहीं है तुझ में? तब अजयराज उसकी बात को सुन हंसते हुए बोला, चेतन, हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां सिर्फ जीत जरूरी है और कोई भी लड़ाई इस बात से याद नहीं रखी जाती कि वार सामने से हुआ या पीछे से, बल्कि लड़ाई इसलिए याद रखी जाती है कि आखिर में जीता कौन। चेतन उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं था। उधर चेतन को इस तरह से कमजोर देखकर वीर सिंह समेत सभी की आंखों से आंसू निकल आए। वो जोर से चिल्लाकर बोला, उठो चेतन और बता दो इसे कि आखिर तुम हो कौन। याद रखना, तुम एक पिता हो और हर पिता एक योद्धा होता है। और फिर ये हमारी लतिका का सवाल है, उठ जाओ चेतन। वीर सिंह की बात सुना अजयराज जोर जोर से हंसने लगा और फिर वीर सिंह की नकल उतारते हुए बोला, उठ जाओ चेतन, उठ जाओ। तो तुझे क्या लगता है तेरे कहने से उठ जाएगा? चल उठा इसे। भाषण तो बढ़िया दिया, एक पल को मेरा भी दिल पसीज गया। कहते हुए अजयराज जोर से हंसने लगा और अचानक रुकते हुए बोला, मोनिका, उन लोगों की अब हमें कोई जरूरत नहीं। खत्म कर दो इस चेतन के परिवार को। ये सुनते ही जमीन पर पड़े चेतन की आंख खुल गई। वो धीरे से उठकर घुटने के बल बैठ गया। तभी उसकी नजर अचानक मोनिका और अजयराज के पीछे खड़े कालदूत पर पड़ी। कालदूत इस समय सिर्फ और सिर्फ चेतन को ही नजर आ रहा था। वो उन दोनों के पीछे टहलते हुए मन ही मन बोला, चेतन, तुम इससे बड़े दुश्मन का सामना कर चुके हो। ये लोग कुछ भी नहीं। आज यदि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने खत्म हो जाएंगे। भूलो मत, माँ ही तुम्हें देख रही होगी। यह आवाज किसी शोर की तरह चेतन के कानों में गूंज रही थी। उधर अजयराज ने अपने हाथ में पकड़े उस भारी हथियार से चेतन के सिर पर दोबारा वार करने की कोशिश करते हुए अपना हाथ उठा लिया। हथियार चेतन के कानों तक भी नहीं पहुंच सका। उससे पहले ही चेतन उसे रोककर मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बारी। कहते हुए उसने वो हथियार अजयराज के हाथ से छीनकर सीधा अजयराज के चेहरे पर दे मारा और फिर उठते हुए बोला, सब करना था, पर एक फादर के सामने उसके बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना था। अब मैं बताऊंगा कि तुम दोनों को कि आखिर तुमने किसे हर्ट किया। कहते हुए चेतन उठ खड़ा हुआ। उसे खड़ा होता देख सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अब चेतन उन लोगों से काफी दूर बैठे कार्तिक की ओर देखकर मन ही मन बोला, कार्तिक उठो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन यह आवाज कार्तिक तक कैसे पहुंच सकती थी? वो उससे काफी दूर बैठा था। तब चेतन दोबारा अपने आप से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम तक अपनी आवाज पहुंचा कर ही रहूंगा। इतना कहते हुए चेतन ने अपनी आंखें बंद कर ली
और कुछ सेकंड बाद जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सफेद प्रकाश से चमकने लगी और हाथों पर दोबारा शक्ति चक्र के जागृत होने के कारण रोशनी बढ़ने लगी। चेतन ने एक पल मोनिका की ओर घूरते हुए देखा और फिर मन ही मन कहा, उठ जाओ कार्तिक, रक्षक को कवच की मदद चाहिए। इतना कहते हुए वो सीधा मोनिका की ओर बढ़ गया और उसे उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। उधर चेतन की आवाज सुनते ही कार्तिक की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी तो वो हैरानी से अपने हाथ को देखते हुए बोला, ये निशान, अब इसे क्या हुआ? उसके हाथ पर बना निशान चमक रहा था। तब एक बार फिर चेतन की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, तैयार हो जाओ कार्तिक, मृत्युंजय बनकर लतिका को बचाने का समय आ गया है। यही तुम्हारी नियति है, जाओ जाकर ले आओ उसे। ये सुनकर जैसे कार्तिक ने उठते हुए चेतन की ओर देखा तो उसने पाया अपने एक हाथ से मोनिका की गर्दन पकड़े खड़ा चेतन उसे इशारा कर रहा था। उधर अपने आप को संभालते हुए अजयराज ने एक मंत्र पढ़ा और दोबारा अवरोध सीमा निर्मित कर दी ताकि कोई अंदर न जा पाए। कार्तिक ने चेतन की बात मानते हुए उस बिल्डिंग के तलघर की ओर अपने कदम जैसे ही बढ़ाना शुरू किए, अचानक उसकी आंखें भी सफेद प्रकाश से प्रकाशित होने लगी, जिसके कारण कार्तिक काफी दूर तक की चीजें साफ देख पा रहा था। वो हैरान होकर अपने आप को देखते हुए बोला, आखिर ये सब क्या है? ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी फील नहीं की। ये सोचते हुए कार्तिक सीधा दरवाजे के पास घायल बैठे अजयराज की ओर बढ़ा। अजयराज कार्तिक की शक्ति को जानता था। उसे अपने करीब आता देख उसने भागने की कोशिश की। तब अजयराज को कार्तिक ने पकड़ते हुए तेज आवाज में कहा, सच सच बता, लतिका कहाँ है? क्योंकि मैं साफ साफ देख सकता हूँ इस बिल्डिंग में लतिका नहीं है। जैसे ही सभी ने कार्तिक की ये बात सुनी, शालिनी समेत बाकी सब चौंक गए। घायल अवस्था में वीर सिंह उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, क्या कह रहे हो कार्तिक? अगर लतिका यहाँ नहीं है तो कहाँ है? शालिनी और लतिका तो साथ में थे ना? तभी कार्तिक अजयराज की गर्दन दबोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसने मौका पाकर लतिका को कहीं और छिपाया है। ये सुनकर अजयराज हंसते हुए बोला, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकते। कहते हुए अजयराज ने खुद को छुड़ाते हुए एक घातक मंत्र से कार्तिक पर प्रहार किया, लेकिन कार्तिक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब कार्तिक बोला, तेरे इस कमजोर हमलों से मुझे खरोच तक नहीं आएगी। अब इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूं, बता दे कि लतिका कहाँ है। ये सुनकर भी अजयराज ने कुछ नहीं कहा। तब कार्तिक भी मुस्कुराकर बोला, तो फिर तेरी हमें क्या जरूरत? इतना कहते हुए उसने अजयराज को हवा में इस तरह उछाला कि वो काफी ऊंचाई तक हवा में गया और फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। एकाएक कार्तिक की नजर बिल्डिंग के ऊपरी मालों पर पड़ गई। उसे दीवारों के पार भी साफ साफ नजर आ रहा था। तभी उसने देखा लतिका के हाथ और पैरों को बांधकर और उसके मुंह पर पट्टी चिपकाकर उसे किसी कमरे में बंद रखा है। उसे देखते ही कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, मिल गई लतिका। इतना कहते हुए कार्तिक तेजी से लतिका को लेने चला गया। जहां एक तरफ वीर सिंह गौतम और शालिनी को सुरक्षित जगह तक ले गए, वहीं दूसरी ओर चेतन और मोनिका के बीच का संघर्ष जारी था। इधर कार्तिक लतिका को ढूंढते हुए उसके पास जा पहुंचा, लेकिन वो नहीं जानता था कि अजयराज कोई साधारण आदमी नहीं है। चेतन और कार्तिक से इतनी चोट खाने के बाद भी अजयराज उठ खड़ा हुआ और लतिका की ओर लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए बोला, चाहे जो हो जाए, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मैं लतिका को यहाँ से किसी भी कीमत पर ले जाने नहीं दूंगा। उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस समय का मैंने वर्षों इंतजार किया है। चाहे जो हो जाए, यह अजयराज अपने हर अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहेगा। कहते हुए वो लतिका को जहां उसने बंद किया था उस माले तक पहुंच गया। दूसरी ओर लतिका ने जैसे ही कार्तिक को देखा, वो बेहद खुश हो गई। तब कार्तिक ने उसे रस्सियों से जैसे ही आजाद किया, वो बेहद खुशी के साथ कार्तिक के गले जा लगी और रोते हुए बोली, थैंक यू कार्तिक, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो सारी उम्मीद खो चुकी थी। आई एम सॉरी, सब ठीक करने के चक्कर में मैंने सबको मुसीबत में डाल दिया। कहते हुए लतिका कस के कार्तिक को गले लगाकर रोती रही, लेकिन जैसे उसे रियलाइज हुआ कि वो कार्तिक की बाहों में है, वो तुरंत ही दूर हट गई। कार्तिक भी थोड़ा असहज हो गया, लेकिन वो उसे शांत कराते हुए बोला, वैसे काम तो मूर्खता वाला ही किया है तुमने। कहते हुए वो हंसा
और लतिका भी हंस पड़ी। तब कार्तिक खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाकर बोला, अब यहीं बैठे रहना है या चलना भी है? जवाब में भौएं चढ़ाते हुए लतिका बोली, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पाऊंगी, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर कार्तिक एक पल को सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसकी ओर देखते हुए बोला, ठीक है चलो चले। इतना कहते हुए उसने लतिका को गोद में उठा लिया और दोनों वहां से निकलने लगे। जैसे ही वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ आहट सुनाई पड़ी। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। कार्तिक की आंखें एक बार फिर चमकने लगी। तब लतिका उसकी चमकती आंखों को देखकर बोली, पापा की तरह ही तुम्हारी आंखों का रंग भी सफेद कैसे हो गया? क्या तुम भी पापा की तरह रक्षक हो? तब कार्तिक उसकी ओर देखकर बोला, नहीं, तुम्हारे पापा कहते हैं मैं मृत्युंजय हूं, तुम्हारा जीवित कवच। ये सुनकर लतिका की आंखें उसे एक अलग तरह से देखने लगी। कार्तिक एक बार फिर चल पड़ा। तभी अचानक दोबारा किसी तरह की आहट उसके कानों में सुनाई पड़ी। तब वो रुकते हुए बोला, लतिका, मैं देख तो नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ कोई तो है। उसने इतना कहा ही था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ। जैसे ही कार्तिक पीछे मुड़ा तो उसके पीछे अजय राज खड़ा था। उसने एक बार फिर वही जहरीला धुआं कार्तिक पर छोड़ दिया जिसने उसको कमजोर कर रखा था। अजय राज के उस धुएं ने एक बार फिर कार्तिक को कमजोर कर दिया। कार्तिक लतिका समेत लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब अजय राज हंसते हुए बोला, ये खास जहरीला धुआं सिर्फ तेरे लिए ही निर्मित किया है मैंने। जिसे मंत्रों से ना हराया जा सके वहां जहरीली जड़ियां ही काम करती है। कहते हुए अजय राज पीछे मुड़ा और एक दूसरे कमरे की ओर जाते हुए बोला, अब सबसे पहले तेरा अंत कर दूं, फिर ही मुझे चैन मिलेगा। कार्तिक जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। लतिका उसकी यह हालत देखकर रोने लगी। उसे भी समझ नहीं आया कि वो कार्तिक को किस तरह उठाए। दूसरी तरफ चेतन को कार्तिक के मूर्छित होने का आभास हो गया। उसने भी तुरंत अपना दिमाग उसके दिमाग से जोड़कर पीड़ित मंत्र प्रभाव को पलटने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी अजय राज कमरे से बाहर आया और लतिका की ओर देखते हुए बोला, नंदिता, पिछली बार भी तूने मेरे प्रेम को ठुकराकर किसी और का हाथ थाम लिया था। इस बार भी तू ऐसा कुछ करे उससे पहले मैं इस लड़के को जान से मार दूंगा। कहते हुए उसने पीछे छिपे बड़े से खंजर को लतिका के सामने दिखाते हुए कहा, अब कोई इससे बचाने नहीं आएगा। लतिका उस खंजर को देख बेहद डर गई। उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अजयराज की ओर चलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजयराज ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वो कार्तिक को मारने ही वाला था कि तभी लतिका जोर से चिल्ला उठी। क्या अजयराज अपने मकसद में कामयाब हो सकेगा या कार्तिक और लतिका बचकर निकल जाएंगे? जानने के लिए सुनिए खूनी वधू का नया अध्याय सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।